स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का पार्ट 2 जिसका नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड्स आते हैं, जिसके अंदर पहला मेथड होता है कंडक्शन, दूसरा मेथड आता है इंडक्शन और तीसरा मेथड आता है रबिंग। लास्ट क्लास में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम देखेंगे कि वो चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। 3 तरीके होते हैं, पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है इंडक्शन और तीसरा होता है रबिंग। हम सबसे पहले कंडक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर बाकी दोनों देखेंगे। कंडक्शन, डेफिनेशन लिखिए इसकी। इट इज a method of charging in which a body to be charged is brought in touch with an uncharged body। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 बॉडी है। मान लीजिए एक बॉडी है जिसके ऊपर हमने चार्ज दे रखा है प्लस का 15 कूलम। इसके साथ हम एक अनचार्ज बॉडी लेकर आए और उस अनचार्ज बॉडी को इसके साथ टच करवा दिया। जब हमने इन दोनों बॉडी को सेपरेट किया तो हमने क्या देखा कि एक बॉडी के ऊपर तो चार्ज रह गया प्लस का 10 कूलम और दूसरे के ऊपर आ गया प्लस का 5 कूलम। मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने दोनों बॉडी को टच में लाया वैसे इस बॉडी से इस बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो गया। याद रखिए, कंडक्शन के अंदर बॉडी को एक दूसरे से टच करवाना जरूरी है। चाहे तो आप डायरेक्ट टच करवा सकते हैं और चाहे तो बीच में एक कंडक्टिंग वायर भी लगा सकते हैं। वायर से भी सारा चार्ज ट्रांसफर होकर इस बॉडी के ऊपर चला जाएगा। अब अगर बच्चों मान लो कि जो मैं 2 बॉडी ले रहा हूँ, जो 2 बॉडी मैं ले रहा हूँ अगर वो दोनों सेम साइज की है, इफ बोथ बॉडीज आर ऑफ सेम साइज, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, मान लो कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है प्लस का 20 कूलम और मैंने सेम साइज की बॉडी ले ली और इन दोनों को टच करवा दिया। तो जब मैं इन दोनों बॉडी को सेपरेट करूंगा तो पहली बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का 10 कूलम और दूसरे के ऊपर भी आ जाएगा प्लस का 10 कूलम। मतलब जो चार्ज है वो बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर दोनों बॉडी इक्वल साइज की है तो दोनों बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी ओबे हो रहा है। अगर दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज पहले 15 कूलम है ट्रांसफर होने से पहले, तो ट्रांसफर होने के बाद भी 15 कूलम ही है। तो मतलब जो चार्ज है वो नेट कंजर्व्ड रह रहा है सिस्टम के अंदर, ना डिस्ट्रॉय हो रहा और ना क्रिएट हो रहा। अब इसके मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ बच्चों, जिसके थ्रू हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि मैंने बच्चों बताया था कि भाई साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज आएगा बॉडी के ऊपर, यानी स्फीयर की रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा। अगर दोनों बॉडी की रेडियस इक्वल है तो दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर दोनों बॉडी का साइज इक्वल है तो बड़ी बॉडी के ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा और छोटी बॉडी के ऊपर कम चार्ज आएगा। और दूसरा, जितना चार्ज पहले था बॉडी के ऊपर उतना ही चार्ज बाद में है। इसका मतलब चार्ज कंजर्व्ड है। ये 2 फॉर्मूले बनते हैं कंडक्शन के अंदर, जिसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखिए कि कंडक्शन के अंदर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब अगर इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और मैं दूसरी बॉडी को इसके कांटेक्ट में लेकर आया तो एक्चुअल में इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स उठ के इस बॉडी में आ गए। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है
उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कुछ कम हो जाएगा। मतलब इसके अंदर एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन। ये कंडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए। अब मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कंडक्शन होता क्या है। ये दो इक्वेशन याद रखना जो हमने बनाई थी, इसी दो इक्वेशन को यूज करके हम कंडक्शन पे क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए बच्चों आपके पास दो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज है +10 कूलम, इसके ऊपर है +30 और इस बॉडी की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कहता है कि हम इन दोनों बॉडी को टच में लेकर आए और टच में लाने के बाद इन दोनों बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा हमको ये बताना है। दोनों को टच में लेके आने के बाद इन दोनों के ऊपर फाइनल चार्ज कितना होगा हमें बताना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई कंडक्शन के टाइम पे चार्ज कंजर्व्ड रहता है, मतलब जितना चार्ज पहले है उतना चार्ज बाद में होगा। ध्यान से देखिए, पहले कितना चार्ज है 10 कूलम, इस पे 30, बाद में मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज आ गया क्या A डैश और इसके ऊपर आ गया क्या B डैश। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से जितना चार्ज बाद में है उतना ही चार्ज पहले होगा। पहले कितना है क्या हुआ प्लस क्या B इज इक्वल टू 40 कूलम। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। हमको क्या A डैश और क्या B डैश की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स है और हमारे पास इक्वेशन सिर्फ एक है, तो हमको एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी क्योंकि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी हमको इक्वेशन की नीड होती है सोल्व करने के लिए। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, दिमाग लगाओ बच्चों। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था क्या प्रोपोर्शनल टू आर, क्या प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो इनकी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या A डैश बटे क्या B डैश इज इक्वल टू दोनों के रेडियस का रेशियो, क्योंकि चार्ज जो है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी 20 बटे में 10। अब यहाँ से क्या A डैश की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स क्या B डैश। अब ये जो क्या A डैश की वैल्यू आई है इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपके पास क्या A डैश और क्या B डैश दोनों के दोनों आ जाएंगे। ये मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, आप ध्यान से इधर देखिए। क्या A डैश की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2 क्या B डैश, यहाँ पर पुट करी, प्लस में क्या B डैश इज इक्वल टू 40, तो यहाँ से आ गया 3 क्या B डैश इज इक्वल टू 40 और क्या B डैश की वैल्यू हमारी आ गई 40/3 कूलम। क्या B डैश की वैल्यू आपको मिल गई, दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करिए, क्या A डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और ध्यान से देखिए बच्चों, क्या B डैश की वैल्यू जो है क्या A डैश से एग्जैक्टली हाफ है, क्योंकि इसका जो रेडियस है इससे एग्जैक्टली हाफ है, चार्ज रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा फिनोमेना जिसका नाम है इंडक्शन। क्या नाम है, इंडक्शन। इंडक्शन पर बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जो हम एक एक करके देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग in which a body to be charged is brought
closed to another charged body। अब बच्चों कंडक्शन में क्या था, जिस बॉडी को चार्ज करना होता था हम दूसरी बॉडी को उसके टच में लाकर रख देते थे। पर इंडक्शन में क्या होता है, हम जिस बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि बॉडी बी पे हम चार्ज लेके आना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बॉडी बी को उठा के एक चार्ज बॉडी ए के पास ला के रख देंगे, दोनों को टच नहीं करवाएंगे, खाली सिर्फ पास ला कर रख देंगे। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्योंकि ए बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे आकर इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाएगी, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ये है इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि खाली इस बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। इंड्यूस का मतलब पैदा हो जाता है। परमानेंटली इस बॉडी से इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंड्यूस हो जाता है। जैसे हमने कंडक्शन के अंदर लिखा था, देयर इज परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस, देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बच्चों इंडक्शन है। अब इसमें क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है कि भाई परमानेंट चार्ज का ट्रांसफर तो हो नहीं रहा, फिर क्या हम किसी भी बॉडी को वाया इंडक्शन परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं? क्या क्वेश्चन कहता है, कैन वी परमानेंटली चार्ज अ बॉडी बाय इंडक्शन। ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्योंकि ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इस ए बॉडी को यहाँ से रिमूव कर दूं तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलके दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा और ये बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसे बन जाएगी जैसे पहली थी। मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आया है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई कैन वी परमानेंटली चार्ज बॉडी बाय इंडक्शन। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। क्या क्वेश्चन पूछता है? ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई कैन वी परमानेंटली चार्ज अ बॉडी बाय इंडक्शन। ध्यान से देखिए बच्चों, हमने क्या करा, एक चार्ज बॉडी ली, उसके पास में एक अनचार्ज बॉडी को लेके आए। हमने क्या देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देख रहे हैं कि कोई परमानेंट चार्ज तो नहीं आया, पर हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करा, यहाँ पर एक वायर लगाई और उस वायर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा फ्लो करता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा और इस बॉडी पे सिर्फ कौन सा चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉडी जो है हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अगर आपको इंडक्शन के थ्रू किसी भी बॉडी पे परमानेंट चार्ज लेकर आना है तो उसकी अर्थिंग कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम आप बॉडी को अर्थ करेंगे ये बॉडी यहीं पर पड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस बॉडी को हटा दिया तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो सकता है। जैसे ही अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग करने के बाद इस बॉडी को हटा देंगे, ये बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंडक्शन पर बनता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कैन टू similarly charged bodies attract each other। अब इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि भाई क्या हम लड़के और लड़के की शादी करवा सकते हैं, कि भाई क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज
किसी दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है? तो जवाब क्या है? आप रियल लाइफ से कंपेयर करिए। आजकल तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड कर दिया कि 2 लड़के शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, पर कैसे? कैसे? ध्यान से देखिए। अगर मैं एक बॉडी ले लूँ जो कि साइज में बहुत बड़ी हो, मान लो इसके ऊपर चार्ज है प्लस का 500 कूलम, और एक मैं दूसरी बॉडी ले लूँ जिसका साइज बहुत छोटा हो, मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है प्लस का 2 कूलम। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों बॉडी को मैं टच में नहीं लेके आया तो इंडक्शन होगा जैसा कि आप जानते हैं, और इंडक्शन होने से इसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये जो अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ये प्लस 2 कूलम से ज्यादा हुआ तो नेट अट्रैक्शन होगा और ये बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगी। क्या कहा मैंने? मान लो प्लस 500 कूलम की वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ वो माइनस का 100 कूलम है, तो माइनस का 100 कूलम और प्लस का 2 कूलम, नेट में माइनस का 98 कूलम। तो नेट इस बॉडी का इसकी तरफ अट्रैक्शन होगा। तो 2 सिमिलरली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट कर सकती है, प्रोवाइडेड एक बॉडी का साइज बहुत बड़ा हो और दूसरी बॉडी का साइज उसके कंपैरेटिवली स्मॉल होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करिए नोट। एक अच्छा सा क्वेश्चन इंडक्शन पे और दिखा देते हैं, उसके बाद जंप करते हैं हम रबिंग के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब मोशन ऑफ बॉल। कौन सी बॉल? अरे है ही नहीं, अभी बना देते हैं ना। ध्यान से देखिए, ये एक बॉल हमने हैंग कर रखी है, ठीक है। इस साइड हमने लगाया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इस साइड लगाया हुआ है नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन कहता है इस बॉल का मोशन कैसा होगा। इस बॉल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और ये बॉल जो है पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास पड़ी है, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है वो कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। ध्यान से देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल। तो ऑब्वियस है इंडक्शन होगा और इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉडी उठ के यहाँ पे जाएगी। जब ये बॉडी इस जगह पर पहुंच जाएगी तो जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर चला जाएगा और ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। फिर पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा और नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। ये बॉडी चलती 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 यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ पहुंचने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज कंडक्शन टच में आने के थ्रू इसके ऊपर आ जाएगा। ये बॉडी फिर से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को धक्का देगा, ये बॉडी फिर इधर आएगी। यहाँ पे आने के बाद इसके टच में आएगी, फिर कंडक्शन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर पॉजिटिव को धक्का देगा, यहाँ पे फिर दोबारा आएगी बॉडी, उस पे नेगेटिव, फिर बॉडी यू, फिर ये बॉडी यू। ये बॉडी इसी तरह घूमती रहेगी होल ऑफ द टाइम, यानी ये बॉडी SHM करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। बस स्टार्टिंग में पहली बार कंडक्शन हो रहा है, उसके बाद तो बॉडी यही घूमती रह रही है, इनके बीच में SHM कर रही है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मेथड ऑफ चार्जिंग आता है जो कि है रबिंग। क्या है? रबिंग। अब ये तो बहुत ही आसान है, मैंने पहले वीडियो में भी इसकी बात की थी। हमने देखा था कि जब हम 2 बॉडीज को आपस में रब करते हैं इस तरीके से तो दोनों पे चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जांपल इस मार्कर को अगर मैं अपने बालों के ऊपर रब करूं, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, फिर इसको पेपर के पीसीस के पास लेके जाओ, उसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो बस यही रबिंग है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम 2 बॉडीज को आपस में रब करते हैं इस तरीके से तो 2 बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में आती है, और जब मैं रब करूंगा तो रब करने की वजह से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो इस बॉडी को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। रबिंग के अंदर क्या होता है कि भाई जब हम 2 बॉडीज को रब करते हैं तो हीट से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होता है, मैं 2 बॉडी को जब टच में लेके आता हूँ तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होती है। क्या होती है? फ्रिक्शन। तो क्योंकि हम 2 बॉडीज को आपस में रब कर रहे हैं और दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, इसलिए हम रबिंग को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। फ्रिक्शनल
इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो रबिंग तो बहुत सिंपल मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वी टेक टू बॉडीज एंड rub them against each other. One of the body gets positive charge and other gets negative charge। बच्चों दो बॉडीज को जब हमने रब करा तो हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ चले गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो गई, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस बात को ध्यान रखिए कि जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो हमेशा एक बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। मतलब ये तो गारंटी है, श्योरिटी है कि दोनों बॉडीज में रबिंग के बाद अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। बट इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक को ध्यान से देखिए। हम वी कैन टेल द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। इसके अंदर हम ये तो बता सकते हैं कि जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, बट हम ये नहीं बता सकते कि भाई कितना पॉजिटिव आया है और कितना नेगेटिव आया है। मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम ये बता दें कि भाई दोनों बॉडी के ऊपर जो चार्ज आया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ध्यान से लिख लीजिए, देयर इज नो वे टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत ही सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर हमने बहुत कॉमन, एक हम क्या करते हैं, ग्लास रोड ले लेते हैं और एक सिल्क की बॉल ले लेते हैं, सिल्क का कोई भी पेपर ले लेते हैं। हम दोनों को आपस में एक दूसरे से रब करवाते हैं और रब करवाने के बाद ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्वेश्चन बच्चों ये उठता है कि भाई हम कैसे बताएंगे किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होती है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसके अंदर कम से कम आपको बहुत सारे एलिमेंट्स जितने आपने देख रखे हैं सारे, एम्बर, प्लास्टिक, आयरन, सब मिल जाएगा। ये सीरीज जो होती है ग्लास रोड से स्टार्ट होती है और चलते चलते बहुत सारे एलिमेंट्स बीच में आते हैं। मैं दो चार नाम लिख देता हूँ, जैसे आप मान लीजिए प्लास्टिक, मान लीजिए कोम, और चलते 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 सिल्क पे जाके एंड हो जाती है। तो बच्चों अब इस ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव। आप इस सीरीज के अंदर अगर किसी दो एलिमेंट्स को उठा के रब करते हैं, किसी भी दो एलिमेंट्स को उठा लेते हैं, मान लीजिए आपने प्लास्टिक और कोम को उठा लिया, तो जो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो एलिमेंट हमेशा राइट हैंड साइड पे है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ग्लास रोड सिल्क के अंदर ग्लास रोड हमारी लेफ्ट साइड पे है और सिल्क हमारा राइट साइड पे है। तो आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को एनसीईआरटी या प्रदीप के अंदर से देख सकते हैं, बहुत लंबी सीरीज है, उससे हमको पता लग जाएगा। वैसे किसी काम आनी नहीं है ये सीरीज, तो जस्ट आप नोट कर लीजिए कि रबिंग होता क्या है, इसका आपको जस्ट बेसिक पता होना चाहिए। अब रबिंग के ऊपर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं और पहले इसी को ही रब कर देते हैं और थोड़ा चार्ज प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब बच्चों मैं रबिंग के ऊपर आपको 6-7 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं क्वेश्चंस को पहले ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं और आपको नोट है, बाय अ प्लास्टिक कोम अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर व्हेन रब्ड विद ड्राई हेयर। फॉर एग्जांपल मैं इसी मार्कर की बात कर रहा हूँ, ये भी एक टाइप का प्लास्टिक की है। अगर मैं इसको अपने बालों पे रब करके पेपर ऑफ पीसेस के पास लेके जाता हूँ तो जो हमारा मार्कर है वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्या होता है, जब मैं कोम्ब को अपने बालों से रब करता हूँ तो रबिंग की वजह से कोम्ब के ऊपर चार्ज आ जाता है, और जब इस कोम्ब को मैं पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर जाऊंगा
तो ये जो कॉम्ब जो है इंडक्शन की वजह से इन पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाएंगे कॉम्ब की तरफ। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है व्हाई अ मेटल रोड इज अनेबल टू अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर व्हेन रब्ड विद ड्राई हेयर। कि सिमिलरली जब हम एक मेटल रोड को रब करते हैं अपने हेयर्स के साथ और फिर उसको लेकर जाते हैं पीसेस ऑफ पेपर के पास, तो मेटल रोड अट्रैक्ट क्यों नहीं करता। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा ये कंसेप्ट। आपको कंडक्टर और इंसुलेटर में तो फर्क पता ही होगा। कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से सारा का सारा चार्ज फ्लो कर जाता है, और इंसुलेटर जैसे कि ये पेन या ये मार्कर वो सब्सटेंस है जिसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं करता। तो जब हम एक मेटल की रोड को अपने बालों के ऊपर रब करते हैं तो मेटल की रोड एक कंडक्टर है, सारा का सारा चार्ज मेटल की रोड से होता हुआ हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है और मेटल रोड के ऊपर कोई चार्ज बचता ही नहीं। तो जो मेटल रोड होती है वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाती और प्लास्टिक कॉम्ब कर लेती है। दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको रबिंग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि भाई जब रोड के ऊपर ट्रक जा रहे होते हैं और ट्रक के ऊपर ऐसे पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर्स पड़े होते हैं, ये पेट्रोल का कोई टैंकर है, तो आपने क्या देखा होगा कि ना इन ट्रक्स के ऊपर ऐसे एक चैन लटक रही होती है और वो चैन ना जाके जमीन को नीचे टच कर रही होती है, ग्राउंड को। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए जो हवा चल रही होती है, हवा के अंदर अगर ये जो पेट्रोल है हवा के कांटेक्ट में आ जाए या ये जो मेटल है एयर के कांटेक्ट में आ गया, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो सकता है। और अगर ये कंटेनर एयर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो गया, इस पे चार्ज आ गया और ये चार्ज किसी तरह से पेट्रोल के पास पहुंच गया तो पूरा का पूरा टैंकर ब्लास्ट कर सकता है। इसी वजह से हम यहाँ पर एक मेटल की चैन लगाते हैं कि अगर गलती से कोई भी चार्ज इसके ऊपर आता है तो वो चार्ज इस मेटल से होता हुआ इस चैन के थ्रू सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाए और हमारा पेट्रोल का टैंकर जो है वो किसी भी टाइप के ब्लास्ट से या किसी भी नुकसान से बच जाए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाई टायर्स ऑफ एरोप्लेन आर मेड ऑफ स्लाइटली कंडक्टिंग रबर। तो बच्चों क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई जो हमारे टायर्स होते हैं एरोप्लेन के वो जिस रबड़ के बनाए जाते हैं उसको स्लाइटली कंडक्टिंग क्यों रखा जाता है। बच्चों सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। अब एरोप्लेन तो मैं बना नहीं सकता, तो देख लीजिए कि अगर एरोप्लेन जब हवा में जा रहा होगा तो एयर फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है कि एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो बॉडी मेटल की होती है, एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर कोई चार्ज आ जाए। अब अगर वो चार्ज आ गया तो हवा के अंदर कहाँ जाएगा, तो वो चार्ज उसके ऊपर इकट्ठा होकर कोई डैमेज या किसी टाइप का नुकसान कर सकता है। एरोप्लेन ब्लास्ट वगैरह, आग लग सकती है, इंजन में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं, एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं, ये तो उसके पंख हो गए, ये उसके जो टायर्स होते हैं उनको थोड़ा सा कंडक्टिंग रबड़ का बनाया जाता है कि जो भी चार्ज एरोप्लेन के ऊपर है वो सारा का सारा इस रबड़ के थ्रू होता हुआ एयर के अंदर चला जाए और हमारा जो एरोप्लेन है वो किसी भी टाइप के नुकसान से बच जाए। यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर खत्म होता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग का। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।